चाहते ही थे 14 हो चाहे जब हो कि इनको नहीं आना चाहिए, और उसके बाद भी आ गया तो अब उसमें क्या करें। लेकिन अगली बार आएगा तो संविधान नहीं बचेगा, इसको दोहराएंगे। जी, राकेश जी के पास आता हूँ, फिर ओम सैनी जी के पास आता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर एक अच्छी बात ये भी हुई है कि दो ऐसी पार्टी जिनका काफी विपरीत असर होने जा रहा था और पिछले चुनाव में हुआ भी था, और उसमें एक व्यक्ति तो ऐसे थे प्रकाश अंबेडकर जो अपने वजन से ज्यादा मांग कर रहे थे कि मुझे ये भी दे दो और वो भी दे दो। अल्टीमेटली क्यों समझौता नहीं हुआ कांग्रेस और उद्धव के साथ सब लोग जानते हैं। इन्होंने अपने प्रत्याशी यहां भी खड़े किए, और मुंबई में एक सीट ऐसी भी है जो कि मानखुर्द का घाटकोपर का एरिया, जहां रिपब्लिकन पार्टी का काफी जोर रहता है वहां पर। तो मुस्लिम आबादी काफी है वहां पे, दलित काफी है एक्चुअली। अब ये दोनों पार्टी वीबीए, बहुजन वंचित आघाड़ी जो उनकी है, और साथ में एआईएमआईएम, वो भी एक सीट जीत जाते थे भिंडी बाजार की मोहम्मद अली रोड की। अब वहां पर मुस्लिम मतदाता सब एक मन बना के बैठ गए हैं, दलित भी एक मन बना के बैठ गए हैं कि भाई वोट तो देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को जाना है, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे के ऊपर ये डर पैदा हो गया कि संविधान को पलटेंगे। तो मुंबई में ये दोनों के दोनों नलीफाई हो गए, और महाराष्ट्र में ये जितना वजन अपना एक्सर्ट करना चाहते थे, वो मुझे लगता है कि इस बार जनता ने इनको उठाकर साइड में कर दिया है। और शायद इन्हें अपनी हैसियत का भी ज्ञान हुआ है दोनों को, प्रकाश अंबेडकर को भी और असदुद्दीन अवैसी को भी, कि भाई हमारी अब कोई पूछ रही नहीं यहाँ पर। तो ये पहली बार मुंबई में जहां पर इनका प्रभाव पड़ सकता था दलितों में और मुस्लिम्स में, ये इस बार शायद इनकी जमानत भी नहीं बचेगी, और उसमें भी बहुत नीचे के इनके नंबर्स आएंगे, ऐसा अनुमान है। तो राकेश अचल जी, आपको पूरी परिस्थिति किस रूप में निकलती हुई दिखाई दे रही है? हालांकि ये खटाखट फटाफट तो हो ही रहा आज की डेट में, लेकिन मोदी जी के जाने में भी कोई ज्यादा देर नहीं है, वो भी 4 जून के बाद निकल ही जाएंगे फटाफट। हालांकि उन्होंने एक और दावा पेश कर दिया कि 13 से 15 तक इटली में जो G7 की मीटिंग है, मुझे तुरंत चुनाव खत्म होते वहां पर जाना है, प्रधानमंत्री के तौर पर जाना है। और भी दावे किए वैसे उन्होंने कि मुझे तो झंडा भी फहराना है 15 अगस्त को आके, मैंने 100 दिन का एजेंडा ही बना दिया है, मैंने इसमें 1700 किलोमीटर की जो नेशनल हाईवेज बड़े हैं, एक्सप्रेस हाईवे, उसके ठेके भी देने हैं, तो सब पूरा प्रोग्राम तैयार है। तो क्या है ना सर, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, क्या पता सर क्या हो जाए। राकेश जी। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आदमी केवल सोच सकता है, लेकिन फैसला तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। और ये फैसला मेरे ख्याल से ऊपर वाले की बार बजाय इस बार नीचे वालों ने हिंदुस्तान में किया है। और नीचे वाले कौन है? हमारे देश के भाग्य विधाता मतदाता होते हैं। अभी सुनील जी ने और सिन्हा साहब ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बारे में बात की, तो मुझे लगता है कमोवेश यही परिदृश्य सब दूर है। लेकिन हम अभी तक पंजाब और दिल्ली की बात शायद नहीं कर पाए हैं। तो पंजाब छोटा राज्य है, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर उसके पास भी थोड़े बहुत रहते हैं। तो मैं पंजाब की बात करना चाहूंगा कि पंजाब में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को दिन में तारे नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, उनको हमारी जो केंद्र की सरकार है उसने 50 दिन की अभी जेल की हवा खिला दी है। और 1 जून को जैसे ही चुनाव निपटेंगे, वो दोबारा से माननीय अदालत के सामने पेश होंगे। तो जो पंजाब की जनता पहले से भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी के सम्मान में मैं अपने फैसले सुना चुकी थी विधानसभा चुनाव के समय, वो इस बार भी कमर कस के खड़ी हुई है। और उसको इस बार साथ मिल गया है, कांग्रेस का भी साथ मिल गया है, दोस्ती हो गई है दोनों दलों में। और तीसरे जिस डेरे के कंधे पर चढ़ कर के पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने सफलताएं थोड़ी बहुत हासिल की थी, वो अकाली दल भी अब उनके बहुत ज्यादा काम आने वाला नहीं है। तो पंजाब में भी उसी तरह स्थितियां बन गई हैं जैसी महाराष्ट्र में बनी है, जैसी उत्तर प्रदेश में बनी है। सुशील जी ने तो अभी बताया कि उत्तर प्रदेश में 50-50 होगा। मुझे लगता है कि पंजाब में इस बार भाजपा शून्य पर ना आ जाए, क्योंकि गुरदासपुर और होशियारपुर जैसी सीटों में भी बुरी तरह से फंसी हुई दिखाई देती है भाजपा। और कमोबेश यही हाल दिल्ली का है। दिल्ली में तो हमेशा से दीपक तले अंधेरे वाली स्थिति रही है। पिछले चुनाव में 7 में से 7 सीटें जीत ली थी, लेकिन राज्य की जिसको आप राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा अभी तक नहीं दे पाए 10 साल में,
उसके नीचे तो आपकी सरकार बनी नहीं है पिछले 1 दशक से। जब से आप देश को चला रहे हैं, दिल्ली को नहीं चला पा रहे हैं। तो इस बार तो दिल्ली के तेवर भी बदल गए हैं, पंजाब के तेवर भी बदल गए, उत्तर प्रदेश में सुशील जी ने बताया कि बदल ही गए हैं, और महाराष्ट्र में तो आप बैठे हैं। महाराष्ट्र में निश्चित तौर पर ये चुनाव जो है मराठी अस्मिता का चुनाव बन गया है। और इसमें ये बात नहीं है कि ये एक नाथ शिंदे की शिवसेना है या उद्धव की शिवसेना है या एनसीपी है या कांग्रेस है। इस बात तो यह है कि आमची मुंबई वाला मामला, आमची मुंबई। तो आमची मुंबई में लोग जो है कनेक्ट करते हैं सीधे सीधे, या तो एनसीपी से कनेक्ट करते हैं और या उद्धव ठाकरे से कनेक्ट करते हैं, जो कह चुके हैं कि वो 7 पीढ़ियां अपने के नाम गिना सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो अपनी दूसरी पीढ़ी का भी नाम गिना दे, क्योंकि उन्हें मौका ही नहीं मिला। उनकी कोई पीढ़ी राजनीति में और खासतौर पर सत्ता में इतने लंबे अरसे तक ठहरी नहीं। उनके पास तो ले दे के अभी 44 साल का इतिहास है। 1980 में जन्म हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, और 2024 का चुनाव बोल रही, तो उनके पास 2 ही पीढ़ी है। पिछली पीढ़ी में अटल जी थे और इस पीढ़ी में हमारे माननीय मोदी जी हैं। उनका तो मैं बहुत ही सम्मान इसलिए करता हूँ कि वो जब भी बोलते हैं तो कुछ ऐसा बोलते हैं कि जो हमेशा के लिए डायरी में लिखे जाने लायक होता है। जैसे उन्होंने अभी, सुशील जी बता रहे थे और देश में बहुत चर्चा है कि उन्होंने ये संदेह जाहिर किया कि मैं अपने माँ के गर्भ से पैदा हुआ भी था या नहीं हुआ था। अब उनकी देखिए, उनकी 2 माएँ हैं। एक तो माँ वो थी जो भौतिक माँ थी, स्वर्गवास हो गया, और दूसरी माँ वो है जिनको उन्होंने खुद वर्ण किया था और कहा था कि मैं गंगा का पुत्र हूँ, गंगा ने मुझे बुलाया है। तो मुझे लगता है कि गंगा जी ने भी 10 साल में उनको समझ लिया है और वापस साबरमती भेजने की व्यवस्था कर दी है। वो वैसे तो जाएंगे नहीं, गंगा 81 से जीतेंगे चुनाव, 100% जीतेंगे। सुशील जी भले ही शायद ये ना माने, लेकिन मुझे लगता है जीतेंगे। लेकिन वो अब प्रधानमंत्री बनकर वहां से शायद ही दिल्ली पहुंच पाए, इसलिए ऐसे में मुझे वापस साबरमती के आसपास ही जाके अपना डेरा जमाना पड़ेगा। क्योंकि पूरी हिंदी पट्टी ने, और अभी चले गए सिन्हा साहब, उन्होंने जो बार एक टेक्सचर की बात की थी, पॉलिटिकल टेक्सचर बदल गया है। जो जिस ढंग से अदावत इस देश की राजनीति में घोली है और जिस गहरे तक उसका असर पहुंचाने का अपराध किया है, मैं उसको अपराध कहता हूँ, पाप नहीं कहता हूँ, पाप तो धुल जाता है, लेकिन अपराध की सजा मिलनी चाहिए। और वो सजा भारतीय जनमानस ने देने का मन बना लिया है। पहले के 4 चरणों में आपने ट्रेन में देख ही लिया है, और जो बचे हुए 3 चरण हैं वो उद्यापन के लिए मेरे ख्याल से पर्याप्त होंगे। जी जी, ओम सैनी जी, प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलते हैं, इतना